टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड FLP ऑफ नस्ट। सो द पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो फॉर दैट आई विल हैव टू राइट इट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस, आपको पता है कि 2 को आई कैन राइट एज वाई स्क्वायर ओवर 1 over 2, okay, is equals to 1. And now you can see that I can also write x square over 3 square plus y square whole divided by 1 over root 2 whole square is equals to 1. Now my a square is actually 3 square, which is 9, and my b square is actually 1 over root 2 square, that is 1 over 2. So in order to calculate eccentricity, we know that c square is equals to a square minus b square. So a square will be 9 minus b square will be 1 over 2, and that is 17 over 2. Now, okay, so c will be is equals to, that is c square is 17 over 2, तो जो c होएगा, c होगा रूट 17 ओवर 2। ओके, सो जो e की वैल्यू होती है इसेंट्रिसिटी, दैट इज़ ई सी ओवर ए फॉर एलिप्स। सो c है हमारे पास 17 ओवर 2 डिवाइडेड बाई ए था हमारे पास 3, सो द आंसर विल बी अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2. सो द राइट ऑप्शन फॉर वी हैव इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ फिगर इज। अब हमारे पास ट्राइंगल है और हमारे पास हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, नॉर्मली ना इन डायग्राम्स के अंदर जस्ट ये मेजरमेंट्स नहीं होती, तो हमने ज़ूम ही ज़्यादातर करना है। तो अब लेट्स सपोज मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मिड पॉइंट पे, तो ये 4 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज़ 2 2। अब हमें पता है कि एरिया होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इज 4 and perpendicular height. Okay, so to calculate this height, what you will do, you will apply the Pythagoras theorem. तो वो मैं अलग से अप्लाई कर देता हूँ, तो वो आंसर आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, and that is 9 minus 4 under root, so that is just 5. ठीक है, तो h की वैल्यू मेरे पास आएगी, दिस इज एच स्क्वायर, तो h की वैल्यू आएगी रूट 5, तो आंसर आना है 2 स्क्वायर रूट 5. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन ऑफ 1 over 2, 1 over 3, 1 over 5 इज। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हार्मोनिक मीन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज which are 3 divided by 1 over first value plus 1 over second value plus 1 over third value and so on, but we have only 3 values, तो आंसर आएगा हमारे पास 3 divided by 1 over 1 over 2, so 1 divided by 1 over 2 plus 1 over 1 over 3 plus 1 over 1 over 5, तो आंसर आना है 3 divided by 2 plus 3 plus 5, so the answer is 3 by 10. So here we have the right option C. Next, अब समीशन का आपको पता है कि आपने आई पे वेरिएशंस करनी है, तो आंसर आएगा 1 over 15 प्लस आई को 2 पुट करें 2 by 15 प्लस आई को 3 पुट करें 3 by 15 प्लस आई को 4 पुट करें 4 by 15 प्लस आई को 5 पुट करें 5 by 15। ठीक है, तो अब ये होगा, आप जस्ट LCM 15 है, तो 5 4 9 12 13 15, तो ये आंसर आता है 15 by 15 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
ओके, सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। अब है हमारे पास टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू विल डू। अच्छा, ए लेवल्स में तो हमने सीखा हुआ होता है। अब मुझे बताएं सबसे पहले अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट। आपको स्टूडेंट्स पता है कि ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड इट टू मेक इट प्रॉपर। So inside I will write 2x cube plus 7x square plus 6x minus 4. Outside I will write 2x square plus 7x plus 3. So I will multiply it with just x to get 2x cube plus 7x square plus 3x. So after subtraction I will only get 3x minus 4. सो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास x, जो बेटर नो कि हम इसको कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, अच्छा जो डिवाइज़र है उसको लिखें तो वो आएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हम एक काम करते हैं, हम डिवाइज़र को भी फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं इसके फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा, लेट मी सी। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो वो बनते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x, मिड टर्म ब्रेक कर दें, प्लस x प्लस 3। तो एक फैक्टर बनेगा जी इसका 2x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा इसका फैक्टर बनेगा x प्लस 3। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। सो लेट्स राइट द फाइनल फॉर्म। सो 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ये ऑलमोस्ट ए लेवल्स का 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अगर इंटीग्रेशन को भी साथ मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, किसकी, इसकी, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हम करते हैं 3x माइनस 4। मैं स्टेप्स बहुत सारे स्किप करूँगा, तो आई होप यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। x को -3 पुट करें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x आएगा -3। उसको इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें तो लेफ़्ट साइड आपकी बनेगी -13 और राइट साइड पे a वाली टर्म तो हो जाएगी 0 और b के साथ बचेगा -5b। तो जो b की वैल्यू स्टूडेंट्स आनी है, b की वैल्यू आएगी 13 डिवाइडेड बाय 5। अब a की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आई विल पुट x इज इक्वल्स टू -1/2। इसी एक्सप्रेशन के अंदर आप पुट करें तो ये बनेगा आपका -3/2 -4, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो ये बनेगा a इंटू 3 -1/2। सो आफ्टर कैलकुलेशंस आई विल गेट -11/2 इज इक्वल्स टू 5/2a। तो a की वैल्यू आएगी -11 डिवाइडेड बाई 2। a और b की वैल्यूज़ ऊपर एक्सप्रेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो आंसर आएगा x प्लस a इज़ -11/2। सो -11/2 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/x प्लस 3। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो x की इंटीग्रल होती है x स्क्वायर बाई 2 -11/2 1/2x प्लस 1 का इंटीग्रल होएगा, अच्छा 11 आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, ये 11/2 नहीं है, ये 11/5 है। 2 विल बी कैंसल आउट, तो हमारे पास यहाँ बनेगा 11/5, ठीक है। तो ये 11/5 थी, 11/5। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ 1/, आपको रिसेंट आप एग्ज़ाम देकर आए हो ए लेवल्स के, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विच इज़ 2। सो दैट विल मेक दिस 5 एज 10।
So let me write first natural log of 2x plus 1 divided by 2 plus 13 over 5 into natural log of x plus 3. ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3, अब ये बन गया। अगर आप ऑप्शन से कंपेयर करो तो जस्ट पहली ही ऑप्शन है जो कि yes, we have 11 over 10 here, minus 11 over 10, and you can see here we have minus 11 over 10. Another option involves 11 over 10, but it has plus with it, so our option is A. Alpha is the right option. Okay, moving forward, find missing side A in the figure. अच्छा, आप ज़रा ऐसे गौर से देखो, माशाल्लाह ए लेवल्स के बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। आपको बी और सी दिया हुआ है, ए आपने फाइंड करना है, और ए के ऑपोजिट एंगल आपको 60 दिया हुआ है। तो कौन सा रूल यहाँ बेस्ट है? कोसाइन रूल। ठीक है, तो हम कोसाइन फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। कोसाइन का फार्मूला, कोसाइन रूल होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। So a square is equal to b square is 25, c square is 36, minus 2 times 5 times 6 is 30, and then cos of 60. आप सबको मैंने बताया हुआ है कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 इन एंगल्स के आप साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ याद कर लें टेबल में। ठीक है, we know that cos 60 is 1 over 2. Okay, so 2 will be cancelled out with 30, so that will become 15 times 2 again 30. So ये हमारे पास बनेगा जी a square is equals to 25 plus 36 will be 61 if I'm not wrong, minus 15 times 2 which is 30, so this is 31. So my value of A is root 31. Beta is the right option. A circle x square plus y square is equal to 2 and curve xy is equals to 1 drawn on same axis will have common points. अच्छा, आपने करना, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि आप इन दोनों को बेसिकली साइमल्टेनियस सॉल्व करें और बताएं कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स उन्हें कहते हैं ना। ठीक है, जो कि मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को आप बैक सॉल्व कर लिया करो बारी बारी पॉइंट्स पुट करके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, अल्फ़ा। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ सर्कल के अंदर, तो आंसर आएगा मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 2, सो 2 इज़ इक्वल टू 2। और दूसरी कर्व आपको पता होना चाहिए कौन सी कर्व है, ये हाइपरबोला दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, बट एनीवे 1 टाइम 1 इज़ इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा को देखें तो वहाँ पे ए एंड सी भी है। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सी ऑप्शन चेक करता हूँ तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, सो 2 इज़ इक्वल टू 2। और -1 टाइम दूसरी कर्व के अंदर पुट करें, -1 टाइम -1 इज़ जस्ट 1, सो 1 इज़ इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। तो और अगर आपने बीटा ऑप्शन चेक करना है तो बीटा इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बीटा जो है इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। वाई? 2 टाइम 1/2 इज़ इक्वल्स टू 1, सो 1 इज़ इक्वल टू 1, बट 2 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 2। ओके, so both A and C are the right options, so I will take D as my final answer. Okay, next we have, if cos x dot tan x is equal to 0.345, then terminal arm of x lies in which quadrant? अच्छा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो करते ही हैं कि दे जस्ट राइट द फार्मूला फॉर tan x और मे बी वो cos x को cos x से कैंसिल कर दें, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप इसको इस एंगल से देखो कि cos x और tan x की प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है।
अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकती है? जब दोनों या तो क्या हो, नेगेटिव। सो tan x भी नेगेटिव, cos x भी नेगेटिव। इमेजिन करें कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos x भी नेगेटिव है और tan x भी नेगेटिव है, तो वो है हमारे पास, ओके, सो लेट्स राइट सेकंड केस, cos x भी पॉजिटिव हो एंड tan x भी पॉजिटिव हो। ठीक है, दोनों केसेस सोचें। अच्छा, मैंने दो क्यों बनाए? क्योंकि जब प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों नेगेटिव होते हैं, इमेजिन करें कि सोचें कि इस क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, बी है फर्स्ट और फोर्थ, सी है फर्स्ट और सेकंड। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 2x अवर साइन x माइनस कॉस 2x अवर कॉस x इज इक्वल टू व्हाट? ऐसी आइडेंटिटीज़ वी आर यूज टू कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली आप एलसीएम ले लो और बड़े एंगल को फर्स्ट पे रख लो, साइन x कॉस x, और ऊपर आएगा एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 2x इंटू कॉस x माइनस कॉस 2x इंटू साइन x। तो ऊपर अगर आप गौर से देखो तो ये लिखा हुआ है साइन 2x कॉस x माइनस कॉस 2x साइन x। सो इट इज़ वेरी वेरी फेमस फार्मूला, दैट इज़ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आंसर आना है हमारे पास साइन x डॉट कॉस x। तो साइन 2x माइनस x होता है जस्ट साइन x डिवाइडेड बाय साइन x डॉट कॉस x। सो साइन x से कैंसल आउट, 1 over cos x is secant x. So beta is the right option. If 1 over A, 1 over B, 1 over C are in AP, then which of the following is true? आपको पता है अगर तीन टर्म्स AP के अंदर हों तो क्या होता है? बहुत से इसके रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन एक ये भी होता है, इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, ठीक है, तो दरमियान वाला जो है दैट इज़ एक्चुअली अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ओके, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? 1 over B इज इक्वल्स टू sum of two terms, which is 1 over A plus 1 over C whole divided by number of terms, which is 2. So 1 over B is equals to, LCM ले लें ऊपर तो बनेगा, एक्चुअली ये बनेगा C plus A divided by AC, और 2 भी है तो 2AC। तो ये 1 over B is equals to A plus C over 2AC। तो अगर आप चार्ली ऑप्शन को गौर से देखें तो यही हमारी चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब बहुत से बच्चे इसको ना निकालना शुरू कर देते हैं उस अजीब व गरीब फार्मूले से, दैट इज़ TR+1 वाला फार्मूला। बट मैं हमेशा करता हूँ कि बच्चों को आप एटलीस्ट इमेजिन तो करें कि ये वर्क कैसे कर रहा होता है ना, तो आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया करो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। a की पावर n विच इज़ 4 एंड b की पावर 0। ओके, तो इसका आंसर आएगा x की पावर 4। आंसर मीन्स मैं जस्ट पावर में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर। नेक्स्ट वी हैव 2x की पावर 3 एंड देन 1 over x की पावर 1। तो इसका आंसर आई विल गेट x स्क्वायर। In the next term, I will get 2x to the power 2 and 1 over x to the power 2 again. So that is x to the power 0. Next term, I will get 2x to the power 1 and then 1 over x to the power 3. So that is x की power minus 2. So in the next term, I will get, and that might be the last term, 2x to the power 0 and 1 over x to the power 4. सो 1 over x टू द पावर 4। सो इसका रिजल्ट आएगा x रेज टू पावर -4। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरी एक्सपेंशन ओपन हो चुकी है, बट देर इज़ नो टर्म इंक्लूडिंग x टू द पावर 3। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एक्सपेंशन। सो you will say does not exist. Okay, next we have a less than b and b less than c, then which of the following is true? Okay, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब हमने करना ये है कि
जब भी इनइक्वालिटीज़ आती हैं ना, जब भी इनइक्वालिटीज़ आती हैं, आप क्या किया करो, आप कुछ नंबर्स लेट कर लिया करो। अब लेट्स सपोज ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो आप क्या करें, कोई नंबर ले लें जो कि ए बी सी कुछ भी लेट कर लें, और कोशिश करें कंसेक्टिव नंबर्स ना हो, ठीक है, उनमें डिफरेंस सेम ना हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो हम लेते हैं ए दैट इज़ 2, बी दैट इज़ 5 एंड सी दैट इज़ 7। ओके, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। तो पहली ऑप्शन को चेक करते हैं जी, ऑप्शन ए को। अब b प्लस सी है हमारे पास, 7 प्लस 5 दैट इज़ 12 इज़ लेस देन 2 टाइम a विच इज़ 2, सो ये तो दिस इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ a प्लस बी इज़ लेस देन सी, अब इसको ट्राई करते हैं, a प्लस बी, सो 7 इज़ लेस देन 7, दैट इज़ आल्सो नॉट ट्रू। ओके, नाउ चार्ली ऑप्शन को चेक करें तो आता है a माइनस बी, so that is 2 minus 5 which is minus 3 is less than b minus c, so that is 5 minus 7 which is minus 2, again minus 3 is not less than minus 2, this is not true, so definitely delta will be the right option, but इसको हम check भी कर सकते हैं, how, a plus b that is 7 less than 2 times c, so 2 times c will be 14, so 7 is less than 14, yes it is true, so delta is the right option. If I raised to power n is equal to I, then I is equals to, अब आपको पता है कि जब भी आयोटा वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वी यूज़ टू लाइक यूज़ द रिमाइंडर टेक्निक। ओके, अब चलें हम इसको सारी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ और आई रेस्ट टू पावर 15 हम करते हैं तो ये आंसर आएगा जी, इसको अगर मैं पावर को 4 पे डिवाइड करूँ तो ये आंसर आता है आई रेस्ट टू पावर 3, बिकॉज हमने रिमाइंडर लिखना है और आई रेस्ट टू पावर 3 होता है माइनस आई। बीटा ऑप्शन चेक करते हैं तो आई रेस्ट टू पावर 23, 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है आई रेस्ट टू पावर 3, दैट इज़ अगेन माइनस आई। चार्ली ऑप्शन चेक करें तो आई रेस्ट टू पावर 31, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 के ऊपर तो ये आंसर आता है आई रेज टू पावर अगेन 28 डिवाइड होता है तो आई रेज टू पावर 3, सो दैट इज़ अगेन माइनस आई। सो none of the power 15, 23 and 31 is giving me I, so none of these is the right option। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो I की पावर में रखें तो वो आंसर भी I देगा। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे क्वेश्चन 14। इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज आप ये ए लेवल्स में पढ़ते हो, देन आप FSC जब कर रहे होते हो वहाँ करते हो, अब आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हो यहाँ पे करते हो, अब जब कैलकुलस स्टार्ट करोगे यूनिवर्सिटी के अंदर तो 2-3 कैलकुलस, कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, उसके बाद एक बहुत बड़ा कोर्स अगर आप पढ़ो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वो तो होती ही सारी इंटीग्रेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसे आप कैसे करते हैं? अच्छा, बच्चे हमेशा ए लेवल्स वाले ना इसको पूरा इकट्ठे ही सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। करना आपने क्या है, इसको आपने रिजॉल्व करना है। वो कैसे? आप इसको करें जी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। वो कैसे? 5a बेसिकली 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो फार्मूलाज की शीट मैंने आपको दी हुई है जो इसमें यूज़ होने हैं। ठीक है, तो पहले वाले पे फार्मूला लग रहा है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, और -1/2, ये मैंने 1/2 क्यों लिखा? बिकॉज आई वांट टू मेक डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर। सो ये आंसर आएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x square minus a square, because I want to make the derivative of x square minus x square in the numerator. तो a will be cancelled out with a, so 5/2 into natural log of x minus a divided by x plus a minus 1/2 natural log of x square minus a square. तो if you compare it with,
So beta is the right option. Next we have question 15. Which of the following is an equation of circle in first quadrant with both axes tangent to it? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अच्छा, आप क्या करें, आप कोशिश करें कि सारे सर्कल्स आप ड्रॉ कर लें, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी इज़ नॉट राइट ऑप्शन बिकॉज इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है. ए समथिंग लाइक पॉजिटिव नंबर, तो ये टेंजेंट ना एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा ना वाई एक्सिस टेंजेंट होगा. अच्छा, मैं अगर सी ऑप्शन जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो सी ऑप्शन के अंदर आपका सेंटर ए है और रेडियस भी ए है. सेंटर ए है और रेडियस भी ए है. सो लेट्स सपोज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये स्टूडेंट्स आपका बनेगा सेंटर. ठीक है, ये आपका बनेगा सेंटर. ये भी ए है, ये भी ए है और रेडियस भी ए है. एंड यू कैन सी दैट एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड वाई एक्सिस इज आल्सो टेंजेंट टू द सर्कल. और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, लेट मी राइट. सो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज वाई माइनस अगेन वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर बिकॉज माई रेडियस इज ए. So Charlie is the right option. Nth term of an arithmetic progression is, ठीक है, you all know that the nth term of arithmetic progression is first term plus n minus 1 into d. So just formula आपको दिया हुआ है a1 plus n minus 1 into d. अच्छा, next we have z is equals to cos theta plus I sin theta power n. अब डी मायवर्स थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है. डी मायवर्स थ्योरम, मुझे स्पेलिंग तो इसके नहीं याद होंगे. डी मायवर मे बी डी मायवर्स थ्योरम ये कहता था दैट इफ़ यू हैव कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन, तो आप करते क्या हो, आप पावर को विल बी मल्टीप्लाइड विद द एंगल. सो यू विल राइट कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. अब वो कह रहा है कि जी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट. तो हम जस्ट इसी को टारगेट कर लेते हैं. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ साइन n थीटा. अब साइन n है हमारे पास 14, थीटा है हमारे पास π/4. सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड आई विल हैव 7 π/2. So you all know that 7 π/2 is on the negative y-axis. How, students, if you have x-axis and y-axis, तो आपको पता है कि ये एंगल होता है π/2, ये होता है 5 π/2, ये होता है this angle is 3 pi divided by 2. So this is 5 pi divided by 2. And 7 pi divided by 2 comes on the negative y-axis. और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू नेगेटिव 1 होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है. सो आई हैव साइन 7 π/2 एज -1. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the point that divides the line segment by joining points 1, 4 and 3, 9 in 2:3 internally. अच्छा स्टूडेंट्स, ये अपने फार्मूला याद होगा आपको कि लेट्स सपोज अगर आपके पास पॉइंट्स हों इंटरनली एक्सटर्नली, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमने पैसे पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे सारा कंटेंट. तो लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट्स हों x1 y1 एंड x2 y2 और एक पॉइंट है लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, और ये है k1 रेशो k2. ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है k1 रेशो k2 में. इस पॉइंट को मैं p कह देता हूँ. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y क्या होगा. ओके,
सो बहुत सिंपल है, x कोमा वाई इसका होगा, x होता है k1 इंटू एक्स टू प्लस k2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा k1 इंटू वाई टू प्लस k2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ओके, तो फार्मूला मैंने लिख दी है, अप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे अब इसके ऊपर। वो कैसे? क्योंकि 1,4 का मतलब है x1, 1,4 मीन्स x1 y1, 3,9 मीन्स x2 y2, 2:3 मीन्स k1 रेशो k2। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे जी? यहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, करेंगे। सो 2 टाइम्स k1 इंटू x2, सो 2 टाइम्स 3 प्लस k2 इंटू x1, सो 3 टाइम्स 1 divided by sum of ratios which is 5. So 3 times 2 is 6 plus 3 9 divided by 5. So x की वैल्यू आएगी 9 divided by 5। तो अगर आप 9 डिवाइडेड बाई 5 देखो तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ बीटा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट। हाउ? 2 टाइम्स y2 विच इज़ 9 प्लस k2 which is 3 times y1 which is 4 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये आंसर आपके पास आएगा 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6। तो यू कैन सी दैट बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये लास्ट के ये बेटा पाँच पेपर क्वेश्चन है ना, सारे 5 पेपर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कल इन साइड ट्राइंगल टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड। वैसे हमें पता है इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं कि एक ट्राइंगल हमारे पास हो। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास और एक सर्कल ड्रॉ करें उसके अंदर जो कि उसकी साइड्स को टच कर रहा हो। उस सर्कल को पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो उस सर्कल को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड सर्कल। नेक्स्ट, if L1 and L2 are two lines formed by joining 1 1 3 5 and 0 0 and midpoint of L1, तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ L1 फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है 1 + 3/2 दैट इज़ 2, 5 + 1/2 दैट इज़ 3। अच्छा, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो आपको पता है कि जब भी दो लाइंस के दरमियान एंगल की बात होती है तो हम एक स्पेसिफिक फार्मूला पढ़ते हैं, और उस फार्मूले के लिए वी नीड ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ लाइंस। सो ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, सो दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2, एंड m2 विल बी 3 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0 दैट इज़ 3/2। So as we know that the formula for tangent theta is mod of gradient of, I will write m1 first because जो gradient बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, m1 - m2 divided by 1 + m1 dot m2, so m1 2 - 3/2 divided by 1 plus 2 into 3/2, so 2 will be cancelled out, so 2 minus 3/2 will be just 1/2, and 3 plus 1 is 4, so answer is 1/8, so beta is the right option। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई। अब हम मतलब बच्चे ए लेवल्स वाले
जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते क्या हैं जी, साइन विल बी कैंसल आउट, आंसर आ गया पाई। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम एनिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन की डोमेन रेंज का बहुत रोल होता है। वो क्या, थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करने दें। स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम साइन इनवर्स की डोमेन की बात करते हैं ना, साइन इनवर्स की डोमेन की बात, तो चले पहले मुझे लिखने दें y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन क्या है। यू ऑल नो दैट डोमेन ऑफ साइन एक्स इज माइनस पाई बाई टू लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू पाई बाई टू। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? वैसे तो पूरी रियल लाइन डोमेन होती है। डोमेन का मतलब होता है ग्राफ ड्रॉ करें, और आप साइन एक्स का ग्राफ पूरी रियल लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इन्वर्स फाइंड करना है। आपको पता है कि जब भी हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम प्रिंसिपल डोमेन लेते हैं। प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है? जिसके अंदर आपको पता है, वो सारी थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकें, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी रेंज, और रेंज क्या होती है जी? -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1। अब अगर मैं दूसरा फंक्शन लिखूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, अब डोमेन क्या होगी? आपको पता है कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है। अच्छा, अब साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी इसकी -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, और रेंज क्या होगी? रेंज होगी इसकी -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसका आंसर साइन साइन से कैंसिल हुआ, आंसर आया पाई। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि हाँ, साइन की, देखें, एक्चुअली मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि साइन साइन इनवर्स ऑफ वट एवर द थिंग इज़, और मैं आंसर उसको पाई लिख रहा हूँ। अब ये जो आंसर्स आ रहे होते हैं, दिस इज़ नोन एज पार्ट ऑफ रेंज। अब आप देखो कि अगर साइन इनवर्स का आंसर पाई आ रहा है, बट पाई इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, सो इट्स मीन दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, सो अल्फा इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम करते ये हैं कि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई, आप सबको पता है क्या होता है? साइन पाई होता है 0। अब साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 0 इज़ 0, और 0 इज़ द पार्ट ऑफ रेंज ऑफ साइन इनवर्स, यू कैन सी दैट। सो 0 बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव partial fraction of 2x minus x, 2x divided by x cube minus 2x। अब करते हम ये हैं कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से अगर मैं ले लूँ, ओके, लेट्स राइट जस्ट 2x एंड टेक मैक्सिमम थिंग्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस just 2, x will be cancel out with x, so my final answer will be 2 over x square minus 2। अब स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है कि आई विल जस्ट मेक द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और दूसरा ये है कि मैं बारी बारी इनके एलसीएम लेके बैकवर्ड लगा लूँ मेथड, ठीक है, कि हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस ठीक हैं और कौन कौन सी ठीक नहीं हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज अगर मैं पहली ऑप्शन का लेता हूँ एलसीएम, तो आंसर क्या आएगा? आपको पता है एलसीएम में √2 तो कॉमन है, उसको नहीं लिखेंगे, और बाकी दोनों लिख लेंगे, और बाकी दोनों को मेंटली मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 होता है x स्क्वायर माइनस 2, और फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस √2 माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगी x प्लस √2, सो ओके, x विल बी कैंसल आउट विद x, तो ये आंसर, यस, आंसर आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय
अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ √2 लिखना था एलसीएम में, ठीक है। अच्छा तो √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, √2 will be cancel out, so my answer is 2 over, so my answer is 2 divided by एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो आप देख सकते हैं हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अल्फ़ा ही एक्चुअली आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। सो यू डोंट नीड टू ड्रॉ द पार्शियल फ्रैक्शन, जस्ट आप ऑप्शंस को चेक कर लें कौन कौन सी सूटेबल ऑप्शन है। तो पहली ऑप्शन ही इज़ द राइट ऑप्शन। अब है पीरियड ऑफ कॉज एक्स प्लस 7 पाई डिवाइडेड बाई 3। आपको पता है कि जो पीरियड होता है कॉज एक्स फंक्शन का वो होता है 2 पाई, और जब भी आप ऐसे फंक्शंस का पीरियड फाइंड करते हो तो मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था, आप इसको पहले लिखो 1/3x प्लस 7 पाई बाई 3। अब पीरियड के अंदर प्लस 7 पाई बाई 3 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका पीरियड फाइंड करने का फार्मूला होता है जी 2 पाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फार्मूला है साइन कॉस सीकेंट कोसिकेंट का, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स 1/3। सो 3 मल्टीप्लाई होएगा ऊपर, तो माय आंसर इज 6 पाई। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। In how many ways a coach of cricket team can be selected? Can select playing between playing 11 out of 16 if captain is already included। तो ये क्वेश्चन हम रिसेंटली करके आए हैं कि 16 peoples you have available, okay, players, and you have to choose 11 out of them, but captain must be selected। तो एक्चुअली आपने सेलेक्ट 11 नहीं की है, आपने 10 सेलेक्ट की हैं, जो जिनमें कंपटीशन होगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। कैप्टन तो यूनिक बंदा होगा, उसने तो सेलेक्ट होना ही होना है। तो हम क्या करेंगे, कैप्टन सेलेक्ट हो चुका है तो टोटल रह गए आपके पास 15, और 15 में से आपने 11 नहीं चूज़ करने, कैप्टन तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो 15 में से एक्चुअली 10 लोगों का आपस में कंपटीशन होगा सिलेक्शन के अंदर। तो 15C 10 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड पाकिस्तान व्हेन ई स्टार्ट विद पी। अब पाकिस्तान के अंदर कितने लेटर्स हैं जी, 8, ओके। सो यहाँ पे पी लिख दें बिकॉज स्टार्टिंग विद पी है। तो 1 2 3 देन so we have 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब हमारे पास पी को हमने फिक्स कर दिया, वी हैव 7 लेटर्स टू मूव ऑन दी 7 प्लेसेस। सो दिस इज सिंपली 7 फैक्टोरियल, ओके, बट एज यू नो दैट a is repeated 2 times, so you have to divide it by 2 factorial। so 7 factorial over 2 factorial will be 7 factorial 7 times 6, आई थिंक 720 होता था, इसका क्या था 4। सो दिस विल बी 2520, ठीक है। तो ये आएगा जी 2520। नेक्स्ट वी हैव if root y is equal to 2 raised to power x then dy by dx is what। अब मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ सिखाई थी that how to take the derivative of some exponential function, but before that let's take square on both sides। so this will become 2x to the power whole 2, so this is 2 raised to power 2x। so derivative of this will be 2 raised to power 2x as it is, and then derivative of 2x dot natural log of 2, okay। so 2 raised to power 2x dot the derivative of 2x is just 2,
So we have 2 raised to power 2x plus 1 dot natural log of 2. So we have Charlie the right option. अच्छा, मे भी कुछ स्टूडेंट्स को भूल चुका हो तो लेट मी डू इट स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले वी हैव y इज इक्वल टू 2 raised to power 2x. Okay, let's take natural log on both sides, so this will become natural log of y is equal to natural log of 2 raised to power 2x. So this will be natural log of y is equals to 2x dot natural log of 2. So let's take derivative, so this will become 1 over y dy by dx. So right side derivative is just 2 times natural log of 2. So let's make dy by dx subject. So this will be y times 2 natural log of 2. So y is 2 raised to power 2x dot 2 natural log of 2. So you have the same answer. Next question is 27, product of cube roots of unity. We know that is the result, that product of cube root of unity is 1. Sign of angle between parallel vector is. Let's imagine that you have two parallel vectors. Okay, if you have students two parallel vectors, let's say this is the first vector and this is the second vector, so you have angle 0 between them or pi. So sine of 0 is 0. अब आपको 0 दिया हुआ है दो, लाइक चार्ली भी और डेल्टा भी, बट चार्ली है एंगल. ओके, एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज़ द रियल नंबर, क्योंकि आंसर्स आ रहे हैं ना. तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नाउ सिंपल कैलकुलेशंस हैं. लेट्स राइट आई माइनस आई होल स्क्वायर एंड देन पावर 5. सो आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2ab. So I minus 2i power 5 will be yes minus 32 I raised to power 5. So this is I into 32 I square, so that is just 32. So Charlie is the right option. Next we have, if a is greater than b, then this expression. As I said कि जब भी आपको inequalities दी होती है तो just take some numbers. So let's take a3 and b is equals to 1, so that a is greater than b. So put a plus b in the square root, so that is 3 plus 1 plus root 3 minus root 1. So this is 2 plus root 3 minus 1. So 2 minus 1 is just 1 plus root 3. So 1 plus root 3 is positive number. So alpha is the right option. Real part of this is, अब real part इसका calculate करना है तो what I will do, I will let's write it, let's multiply it with I. So numerator will become minus 1 plus I divided by, denominator will become minus 2, so that is 1 over 2 minus 1 over 2 I. So real part है इसका 1 over 2, that is delta option. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इफ cot 2 lambda is equal to root 3 by 3, then tan lambda is equal to 1. अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो ए लेवल से आते हैं दे नॉर्मली यूज़ द फार्मूला ऑफ tan 2 थीटा एंड cot 2 थीटा, बट आपने ऐसा नहीं करना. आपने सोचना है कि लेट्स सपोज अगर cot 2 लैम्डा दिया हुआ है तो लेट्स राइट इट एज tan 2 लैम्डा क्या होगा जी, आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 3 over root 3. सो दैट इज़, आपको पता है दैट इज़ root 3. सो tan 2 लैम्डा इज़ root 3. अच्छा, अब आपको टेबल पता है 0, 30, 60, 45, 90 कि जब भी tan रूट 3 होता है तो एंगल क्या होता है हमारे पास, एंगल होता है 60 डिग्री. ठीक है, तो 2 को डिवाइड करें तो एंगल आएगा 30 डिग्री. नाउ लेट्स कैलकुलेट tan लैम्डा.
so that means tan 30 degree, so that is 1 over root 3. Okay, so option A is the right option. Next we have question 33. If 1i minus 1a are in GP, then a is equals to. आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एंड ए इज़ द फोर्थ टर्म, सो लेट्स राइट द फोर्थ टर्म फार्मूला. So formula for the fourth term in geometric progression is first term dot common ratio to the power 4 minus 1, which is 3. So first term is 1 and common ratio is I divided by 1, which is iota power 3. So iota raised to power 3 is just minus iota. So beta is the right option. The equation pi sin x is equal to 2x is not satisfied for. अच्छा, इसको भी बैकवर्ड्स सॉल्व करते हैं. पहले ज़ीरो पुट करते हैं जी लेफ़्ट साइड पे. अब लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो आता है, साइन 0 0 2. राइट साइड पे ज़ीरो पुट करें तो ये भी ज़ीरो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. अच्छा, पाई पुट करते हैं तो साइन पाई माइनस साइन पाई इज़ ज़ीरो एंड राइट साइड पे पाई पुट करें तो दैट इज़ जस्ट 2 पाई. सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. बीटा could be the answer, but let me check the C first. अच्छा, पाई बाय 2 लेफ्ट साइड पे पुट करें तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो आंसर आएगा पाई. राइट साइड पे पाई बाय 2 इंटू 2 करें तो पाई आता है, ये भी ट्रू है. नन ऑफ दिस, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2 माइनस 8x प्लस 4y माइनस 36 रिप्रेजेंट. अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2 लेट्स से 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, मीन्स टू से कि जब भी आपके पास 2hxy वाली टर्म इंक्लूड ना हो. ये hxy वाली टर्म कौन सी होती है? जिसमें x और y प्रोडक्ट होता है. जब ये टर्म ना हो, फिर आपने कैसे चेक करना होता है? एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बताया हुआ था मैंने आपको. क्या कि व्हेनेवर यू हैव द ऑपोजिट साइन ऑफ ए एंड बी, ओके, ऑपोजिट साइन मीन्स हाइपरबोला, सेम साइंस मीन एलिप्स. सेम साइन एंड मैग्नीट्यूड भी सेम उसका हो, ए और बी इक्वल भी हों आपस में, तो तन वो पैराबोला होता है. ठीक है, सॉरी सर्कल होता है. ठीक है. जब तो मैंने रिवाइज तो हम नहीं करेंगे. लेट्स because a is 1 and b is minus 1 over 2, so opposite sign hyperbola. So beta is the right option. अगर सेम साइन होते तो फिर एलिप्स होता. ठीक है. अगर वैल्यूज़ भी सेम हो, लाइक ए भी 1 है, बी भी 1 है, देन ये सर्कल होता है. ठीक है. और जब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर में से कोई एक मिसिंग हो तो फिर ये पैराबोला बन जाता है. नेक्स्ट वी हैव 36 इन ट्राइंगल ए बी सी. ये फार्मूलाज रट्टा मारने होते हैं आपको. यू नीड टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज दैट साइन गामा बाई 2 इज इक्वल्स टू, मैं तीनों लिख देता हूँ कि साइन ऑफ एल्फ़ा ओवर 2 क्या होता है जी बताएं? एस माइनस बी into s minus c divided by bc sine of beta by 2 s minus a s minus c divided by ac. नेक्स्ट हमारे पास साइन गामा बाय 2 which is actually question, so s minus a s minus b divided by ab. so beta is the right option. अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे s क्या होता है? तो s is actually a plus b plus c divided by 2. Next 37, if f of x is equal to x cube plus 1 and g of x is equal to x cos alpha, then f of g of x. तो means to say आपने g को f के अंदर पुट करना है. तो g को f के अंदर पुट करेंगे कैसे?
that x cos alpha is your g. Let's put it in f. So f के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आएगा x क्यूब cos cube alpha plus 1. So alpha is the right option. A line is tangent to a circle having a point through which it touches the circle is called. स्टूडेंट्स देखें, ये सर्कल है आपके पास और ये एक लाइन है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइन और सर्कल टच कर रहे होते हैं बेसिकली, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट या टेंजेंसी पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी हुई है, तो हम ये करते हैं कि 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस ऑन 1/2 पावर n ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है। सो द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज इज फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2. So that is 1/2 into 1 minus 1/2 to the power n divided by 1 minus 1/2 is just 1/2. Let's cancel it out. So we have 1 minus 1/2 whole power n. So the delta is the right option. Find area of triangle with sides. Find area of triangle with sides 7, 8 and 9. So we can use the Hero's formula. So Hero's formula says that S into S minus A, S minus B, S minus C. So let's calculate S first. So S is A plus B plus C divided by 2. So we have 24/2, that is 12. So 12 times 12 minus 7 is 5 into 4 into 3. So square root of 4 is 2, then 4 times 3 again 2, then 3 times 3 again 3. So inside will be 5. So ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप सोचिएगा तो आंसर यही आएगा यूजिंग स्मार्ट कैलकुलेशंस। सो 12√5. Ordinary addition is associative in. You all know that ordinary addition is associative in set of rational numbers, set of integers, set of complex number, real numbers, okay? So all of these is the right option. Domain of tan x is, आपको स्टूडेंट्स पता है कि tan x होता है sin x और cos x. अब जिन x पे cos 0 होएगा इट्स मीन फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी. अब cos 0 होता है odd multiples of pi/2. So it means any real number can be treated as the domain of tan x except those odd multiple of pi/2. So alpha is the right option, ठीक है। नेक्स्ट है जी रेंज ऑफ y इज इक्वल टू secant x is. आपको पता है secant x की रेंज होती है y is less or equal to -1 and y is greater than or equal to 1. सो थोड़ा सा अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करके इसको चेक करें तो आपको आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी रेंज है इंक्लूडिंग 1 एंड और ये -1 और -1 से पीछे। अब कोई भी ऐसी ऑप्शंस आपको दी नहीं हुई तो करना आपने क्या है, एक्चुअली आपकी अगर ये रेंज है तो आप देखो ये रेंज है तो आप देखो कि अगर आप रियल लाइन में से मतलब पूरी रियल लाइन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो ओपन इंटरवल -1 to 1 को,
तो वो एक्चुअली यही बनते हैं ओपन इंटरवल -1 to 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यही नंबर बनते हैं। कौन से? 1 and 1 से आगे, ठीक है, -1 and 1 से पीछे। एंड यू ऑल नो दैट रियल नंबर माइनस इन दिस इंटरवल विल बी -1, 1 होल लाइक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऑप्शन बनता है सी। नेक्स्ट है इफ, सो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन देखें, एक पेपर के अंदर 3 बार आ चुकी है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लें जी। मैं स्टेप स्किप करूँगा। a इंटू एक्स माइनस 3 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 3। सो एक्स प्लस 3 को 0 पुट करें तो -3 आता है। सो -3 इज इक्वल टू -6। सो a इज़ 1/2 एंड अगेन 3 पुट करें तो 3 इज इक्वल्स टू -b इंटू 6। So b is -1/2. a is 1/2 and b is -1/2. So alpha is the right option. If two dice are rolled simultaneously, then find the probability of both prime numbers involved. Students देखें, अगर आप डाइस रोल करते हो तो ये बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब भी 2 डाइस रोल होती हैं तो एक्चुअली होता क्या है, ये टेबल बनता है। अब डेफिनेट सी बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना देख लो कि दोनों डाइस के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो होते हैं 2, 3, 5। इसी तरह दूसरी के अंदर भी क्या होंगे, 2, 3, 5। अब ये 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर जब 3 नंबर से पेयरिंग बनाएंगे तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे जी, 9। तो 9 आउट ऑफ 36 इज़ एक्चुअली 1/4। सो 1/4 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच वन इज़ नॉट एन AP? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो। सो फर्स्ट अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 कॉमन डिफरेंस 1 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट है आपके पास 1.5, 2.5, 3.5, 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। नेक्स्ट अगर आप देखो 1.5 देन 2.25 विच इज़ आई थिंक 0.75 का डिफरेंस है। दैन 2.25 से 2.75 0.5 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ 90 लेस देन थीटा लेस देन 180 देन इट इज़ कॉल्ड। आपको पता है कि जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो थीटा टू 90 to 180, that angle is known as obtuse angle. Next we have equation of tangent to hyperbola centered at origin, ठीक है, center at the origin. So आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको याद रखना है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला और एलिप्स पे होती हैं वो होती हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें c क्या होता है जी, c की वैल्यू होती है प्लस माइनस, थोड़ा सा आपने याद रखना है, a² m² माइनस b², ये होता है हाइपरबोला पे। और अगर ये कहता है एलिप्स तो यहाँ पे होता प्लस a² m² प्लस b², ठीक है। सो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बोथ आर द लाइक टेंजेंट लाइंस। तो एक प्लस आपको दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एंड देन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट -2, 2 बोथ ए एंड बी। तो हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x इक्वल टू -2 पे। सो फर्स्ट लाइक एग्जैक्ट वैल्यू एट -2 इज़ -6, लेफ्ट हैंड लिमिट एट -2 इज़ अगेन -6, राइट हैंड लिमिट एट -2 इज़ -2 का स्क्वायर -1 दैट इज़ 3। सो देख सकते हैं कि राइट लिमिट 3 है, लेफ़्ट लिमिट -6 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है -2 पे। अब हम चेक करते हैं x इज़ इक्वल टू 2 पे। सो अगेन 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3, 2 पे लेफ़्ट लिमिट के लिए हम यूज़ करेंगे मिडल फंक्शन, सो दैट इज़ 3। सो 2 पे राइट फंक्शन के लिए हम राइट लिमिट के लिए हम यूज़ करेंगे greater than or equal to 2. So you can see that exact value, left hand limit, right hand limit at 2 are the
same, all are 3. So function is continuous at x is equal to 2 only, not on -2 and minus 2, okay, both. Next we have in triangle ABCD, if AB is equals to 2, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन कर देता हूँ, चेक कर लें। ए बी आपको 2 दिया हुआ है, बी सी आपको 1 दिया हुआ है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जिस बच्चे ने ए लेवल्स किया उसके लिए इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। अगर बेस की लेंथ 2 है और ये पी मिडल पॉइंट है तो आप बताएं इसकी लेंथ क्या होगी जी, 1, ठीक है। और अगर बी सी की लेंथ 1 है और क्यू मिडल पॉइंट है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1/2, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है तो बेसिकली ये आपके पास 4 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है ना, 4 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके पास 4 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, इनका आपने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया बहुत सिंपल है, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जो ब्लू ट्राइंगल है उसका एरिया बनेगा 1/2, बेस है 1, हाइट है 1/2, सो आंसर आएगा 1/4। सो टोटल एरिया बचवाना है स्टूडेंट्स, टोटल एरिया आएगा 4 × 1/4, दैट इज़ जस्ट 1। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। Next we have question 51. If terminal arm of theta lies in 4th quadrant, which of the following is true? अब आपको पता है जी 4th quadrant के अंदर cos theta, like if you see the first option, cos theta is negative and tan theta is negative, cos theta is not negative in 4th quadrant, ठीक है। So if you look at option B, where you have cos theta is positive and tan theta is negative, then definitely this is the right option because cos theta positive होता है 4th quadrant के अंदर। और अगर आप चार्ली को देखो, चार्ली के अंदर sin theta is negative and tan theta is positive, so obvious सी बात है tan theta positive तो नहीं होता 4th quadrant में, so beta is the right option. Next we have, if sum of 2 exterior angles ट्राइंगल इज़ 270, देन द ट्राइंगल इज़। स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी अगर आपके पास पॉलीगॉन हो, ठीक है, सो उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 360 होता है, ओके। अगर ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल्स का, इफ सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल्स ट्राइंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 270, देन ट्राइंगल इज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज sum of exterior angles of any polygon is 360. So ठीक है 360 है। अच्छा, दो का सम 270 है, तो हम क्या करते हैं, हम 360 में से we will subtract 270, so answer I will get 90, ठीक है। इमेजिन करें अगर ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल 90 है तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा ट्राइंगल होगी, उसका एक मस्ट उसके अंदर एक एंगल 90 का होगा। सो इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस, मस्ट हैव अ राइट एंगल, मस्ट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल, मस्ट हैव ऑल 3 acute angles, none of these. So alpha is the right option, that we must have at least a right angle, okay, that we must have one right angle in the triangle. So how many 4-digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5? अच्छा, बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली इसको ए लेवल वाली टेक्निक से कर रहे होते हैं कि सर देखें जी आपको 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आंसर विल बी 5p4, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ कहा जाता है कि ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, लाइक ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, बट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नंबर डिफरेंट हो। तो करना क्या है, आपने 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो लेट्स मेक 4 प्लेसेस, एंड फर्स्ट प्लेस पे रखने के लिए वी हैव 5 डिजिट्स, सेकंड प्लेस पे रेपिटेशन अलाउ है, ठीक है।
सो अगेन सेकेंड प्लेस पे रखने के लिए वी हैव 5 नंबर्स, देन अगेन वी हैव 5 नंबर, देन अगेन वी हैव 5 नंबर. So this is counting principle, 5 times 5 times 5. So that we have 5 raised to power 4, that is 625. Nth derivative of ax plus b to the power n is, students, all you know that the nth derivative, we will write it as nth derivative of x raised to power n is just n factorial. This is very, very important result. Okay, this is very, very important result. Similarly, if you have some linear function like given, so if we have some linear function ax plus b raised to power n, so you know that a अगर आप इसके nth डेरिवेटिव लेते हो, so a come outside the bracket for n times. ठीक है, तो इसका आंसर होना है a raised to power n times n factorial. ओके, बिकॉज इसमें n भी है, सॉरी a भी है, और a will come n times outside the bracket. So the final answer will be a raised to power n time n factorial. अगर आपको समझ नहीं आता तो you just like take n is equal to let's say 3 and just take 3 derivatives, so you will definitely get this. Okay, now we have I, that will be the scalar triple product. So we know that when two vectors are same in the scalar triple product, then scalar triple product is 0. So अगर हमारे पास तीनों सेम वेक्टर्स हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 56. सो इसकी वेरिएशन करते हैं 1, तो दैट विल बी 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 3 पुट करेंगे तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे तो 1/2 होल क्यूब. सो वी हैव दिस ज्योमेट्रिक सीरीज. हाँ, दिस इज एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज. सो फर्स्ट टर्म, द फार्मूला फॉर द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 minus common ratio. So first term we have is 1. So 1 minus 1/2. So 1 divided by 1 minus 1/2 is 1/2. So that is 2. So sum of this infinite geometric series is 2. Area between the curve y is equals to 4 minus x square and x axis. अब देखें, आप क्या करें, आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेना. ग्राफ काफ़ी इजी, आसान बना देता है काम को. ठीक है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लें. थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि अगर लेट्स सपोज इफ़ यू हैव जस्ट एक्स स्क्वेयर का ग्राफ, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, एंड लेट्स से इफ़ यू हैव ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर, इट्स मीन्स द ग्राफ विल टर्न डाउनवर्ड. ओके, एंड लेट्स से इफ़ यू हैव +4, सो इट्स मीन दिस downward wala graph will move 4 units up. So this will looks like this. Okay, so let me draw the graph of this given curve. So ये आपके पास ग्राफ है स्टूडेंट्स. This is graph of y is equal to 4 minus x square, and this is the required area. To calculate the required area, let's put 4 minus x square equal to 0. So x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2. So this is minus 2 and this is 2. Now integrate it to find the area. आपको पता है curve lies above the x-axis. So the formula for area is minus 2 से 2. The original curve 4 minus x square dx, so that is 4x minus x cube over 3. Let's put the limits. 4 2s are 8 minus 8 over 3, then minus 8 plus 8 over 3. So 16 minus 16 over 3, so that is 32 divided by 3.
So beta is the right option. Equation of tangent to ellipse parallel to y is equal to x is. अच्छा देखें, ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स इज़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें हमारा c होता है एम एक्स प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ओके, तो इसके अंदर हमारा जो c होएगा वो होएगा ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप देखो कि हमने इस इलिप्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो इस लाइन के, एंड यू नो दैट स्टूडेंट दिस इज़ एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म. ओके, सो इस इक्वेशन का स्लोप क्या दिया हुआ है आप सबको पता है, 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो हमारा m की वैल्यू यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस ए स्क्वेयर, यू ऑल नो दैट ए स्क्वेयर इज़ 25. A square is 25, m square is means 1 का square plus b का square, that is 11. So 25 plus 11 will be 36. So it means that x plus minus 36 का root is just 6. So we have equation of two equation of tangents. Y is equal to x plus 6 and y is equal to x minus 6. So if you look at the options, only we have this Charlie option in which we have x minus y plus 6. So just use the first one, bring y on the other side, so you will get x minus y plus 6. So Charlie is the right option. This is the equation of tangent on the ellipse which is parallel to line y is equal to x. If alpha beta are the roots of x square minus x plus 2, then equation whose roots are 2 alpha 2 beta. अब ये भी हमें पता है कि if alpha and beta are the roots of some equation, then alpha plus beta is minus b over a. So b is minus 1, so a is also 1, minus time minus 1 over 1, so this is 1. And alpha times beta is c over a, so that is 2 over 1 is 2. Again, the formula for the equation is x square minus sx plus p is equal to 0, where s stands for sum of roots, p stands for product of roots. Okay, this is the formula for the new equation. Okay, अब new equation क्या है जी, जिसका sum of roots क्या है, 2 alpha plus 2 beta. So let's take 2 common, so inside will become alpha plus beta. So alpha plus beta की value है हमारे पास 1. So as a result we have just 2, and again for product we have 2 alpha dot 2 beta, so that is 4 alpha beta, and alpha beta is 2, so 4 times 2 is 8. Let's put s and values of s and p in the formula. So you will get x square minus 2x plus 8 equal to 0. So this is my final answer. Okay, x square minus 2x plus 8 equal to 0. So Charlie is the right option. The points on parabola nearest to its focus is called. अगर आप पैराबोला ड्रॉ भी करके देख लो, वैसे तो you know that they are talking about vertex, but anyway it's if you draw the parabola, this is your focus. So the point nearest to focus is the vertex. Okay, middle term in the expansion of this is. अच्छा, मिडल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास पावर है 10. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होंगी जी, n/2 + 1. ओके, मिडल टर्म हमारे पास आएगी 5 + 1 विच इज़ 6 टर्म. 6 टर्म है हमारे पास मिडल टर्म. तो अगर 6 टर्म मिडल टर्म है
तो आर की वैल्यू आप सबको पता है कि आर की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर, ओके। So I have 10c5 3x raised to power 5 minus 1 over x raised to power 5, okay. So students, if you look at the answers, we have only one term with negative sign, okay. So this is also giving us the negative value because in the final we have minus 1 to the power 5. So actually delta is the right option. बट आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपके पास कोई और भी दो ऑप्शंस होती तो आप इसको प्रॉपर 10c5 को भी सॉल्व करते और इसको प्रॉपर बेसिकली आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इफ़ डेल्टा रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल देन, तो आपको पता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। सो द फर्स्ट फार्मूला इज़ 1/2 AB साइन ऑफ गैमा, सेकंड फार्मूला इज़ हीरो फार्मूला, थर्ड फार्मूला बी एरिया के लिए फाइंड करते हैं जब आपको तीनों एंगल्स दिए हों एक, ठीक है, और एक साइड दी हो तो आप थर्ड फार्मूला लगाते हो। तो फॉर दैट वी हैव ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ साइन 3x प्लस साइन 7x, तो आपको पता है कि साइन प्लस साइन इज़ एक्चुअली 2 sin a plus b over 2 into cos of a minus b over 2. So 7 plus 3 by 2 is 5x. 7 minus 3 by 2 is 2x. So 2 sin 5x cos 2x. So Charlie is the right option. Vector I minus 2j plus 3k and 3i minus 6j plus 2k are parallel. Students, parallel vector check करने के लिए आप क्या करते हो, आप कोएफिशिएंट्स की रेशो लेते हो। तो पहले वेक्टर के अंदर i का कोएफिशिएंट है 1, दूसरे के अंदर है 3, पहले के अंदर j का कोएफिशिएंट है -2, दूसरे के अंदर है -6, तो ये भी तो सेम होता जा रहा है। और k का कोएफिशिएंट है 3, दूसरे के अंदर है 2, तो ये रेशोज़ डिफरेंट है, तो पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर चेक करने के लिए आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो चेक कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये है कि 1 into 3 विच इज़ 3, j का कोएफिशिएंट है -2 -6 दैट इज़ +12, देन +3 2s are 6, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ना वेक्टर्स पैरेलल हैं ना वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ -81, तो आपको पता स्टूडेंट्स के जब भी आप सम ऑफ रूट्स निकालते हो किसी भी नंबर के, कोई कितने भी रूट्स हों, अब वो कह रहा है 4 रूट, अगर वो कहता है 5 रूट्स 6 रूट, तो जब भी सम ऑफ रूट्स निकालते हो किसी नंबर के तो हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एनी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ सम नंबर इज़ 0, ओके। सो द मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, so that is 16 plus 9 which is 5. The slope intercept form of a line is, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पहली आपको दी हुई है पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है, और थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब कॉस का फार्मूला आपको दिया हुआ है, जस्ट फार्मूला शीट में से आपको ये याद करना है। cos alpha by 2 is equals to, Charlie is the right option. In figure AB is equal to CD, then other possibilities. स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ना बेसिकली क्लियर नहीं हुआ ये सही तरह, आई थिंक इसमें डाटा दिया नहीं हुआ। तो दो कॉर्ड्स आपको इक्वल दी हुई हैं। अब दो कॉर्ड्स इक्वल दी हों तो इतनी तो बात है कि वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होती हैं। अगर वो दोनों की लेंथ सेम है तो दे विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अच्छा कहते हैं इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो कह रहा है जी कि मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको कि वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो कह रहा है ओ पी और ओ क्यू सेम है, तो ज़रूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता, ठीक है, तो फिर हम कह सकते थे बिकॉज परपेंडिकुलर, आपको सर्कल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद होंगी कि जब भी हम सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करके बताने दें आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सर्कल है लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, और ये आपके पास सेंटर है इसका, तो ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डेफिनेट सी बात है ये मिड पॉइंट पे मीट करेगा, इसको 1:1 होगा। अच्छा, और लेट्स सपोज एक और कॉर्ड लेता हूँ जो एग्जैक्टली लेंथ में उसी के इक्वल है, जो लेंथ में उसके बराबर होगी। अच्छा, वो कहीं पे भी हो सकती है, एक मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस कॉर्ड पे, तो वो डेफिनेट सी बात है मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी। तो तब जाके हम ये कहते हैं जी कि ये लेंथ्स क्या हैं, सेम है। बट इस क्वेश्चन में हम नहीं कह सकते, ठीक है। बट अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, दैट ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू, तो फिर आसान है। ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू, लाइक दिस लेंथ इज़ इक्वल टू दिस लेंथ। नेक्स्ट वी हैव बी क्यू इज़ इक्वल टू पी डी, ऑब्वियस सी बात है, अगर जब ये सेम लेंथ है ये, तो फिर ये लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो बी क्यू इज़ इक्वल टू पी डी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वी हैव ए पी इज़ इक्वल टू, लाइक व्हाट इज़ ए पी स्टूडेंट्स, ए से ओ तक तो आपका है रेडियस। अच्छा, उसके अंदर आप ऐड करें ओ पी, तो एक लेंथ बनेगी ए पी। सिमिलरली सी से ओ तक तो है रेडियस, तो ये तो वही है जो यहाँ पे था, ये भी आर है, ये भी आर है, और उसके अंदर वही लेंथ ऐड करें जो ये है, तो डेफिनेट सी बात है सी क्यू इज़ इक्वल टू ए पी। सो ऑल ऑप्शंस आर द राइट ऑप्शंस, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 17, इफ़ a and b are two vectors then the value of simple algebra है वेक्टर्स का, प्लस माइनस करना है आपने 3 टाइम्स 3a माइनस 2b। तो करना आपने ये है कि 3i माइनस 3j प्लस 3k माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4i माइनस 6j प्लस 2k। So 3i minus 4i is minus I minus 3j plus plus 6j, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, will be 3j and then we have 3k minus 2k is just k. सो नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स में कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इफ़ W represent work done on body that is 28 joules, when body moves 7 meter after the force of 8 Newton, then sine of angle between force and displacement is equal to। तो ये बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा होता है स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के अंदर। तो ये है जी 8 न्यूटन की फोर्स, ये है एंगल थीटा। तो फोर्स के हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स, ये बनेगा जी 8 कॉस थीटा, ये बनेगा 8 साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी तय हुई है जी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर हुआ है 7। सो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है आपके पास 8 कॉस थीटा
और डिस्टेंस कवर हुआ है 7 और W दिया हुआ आपको 28 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 आता है कॉस की वैल्यू। You know that if cos theta is 1/2, then theta is 60. So sine of the angle, so sine of 60 is actually √3 divided by 2. So alpha is the right option. If slope of two lines are equal, what would you say about these lines? Lines are perpendicular, obviously not. They do not meet each other. Make sense? They meet at every point also can be possible. Maybe अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं तो पैरेलल भी हैं और हर जगह मीट भी कर रही हैं. सो येस, बी एंड सी बोथ कैन बी द राइट ऑप्शंस. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर solid are 3, 4, 5 respectively. What is the volume of rectangular solid? तो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट 3 times 4 times 5, तो ये आपके पास आएगा जी 60. तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 60. नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन्स आर. अब इसका एक फार्मूला होता है. नंबर ऑफ डायगनल्स का फार्मूला क्या होता है? NC2 माइनस n. अब n आपको दिया हुआ है 8C2 माइनस 8. 8C2 करने के लिए आप करोगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 विच इज़ 6 फैक्टोरियल minus 8. So 8 times 7 times 6 factorial divided by 2 times 6 factorial. 6 factorial से cancel out. 2 will be cancel out with 8. So 28 minus 8 will be 20. तो ये ऑप्शन आनी है जी आपके पास 20 is the right option. चार्ली. अच्छा, लिमिट, तो लिमिट के लिए आप पुट कर दो इसके अंदर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 2. सो 2/0 विच इज़ इन्फिनिटी. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. सो डिस्टेंस लाइन का पॉइंट से बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला होता है. आप ये पॉइंट उठा के पुट कर देते हो एक्स और वाई की जगह पे और मॉड अप्लाई कर देते हो. 2 टाइम 1 माइनस 3 टाइम 3 प्लस 4. ओके. अच्छा, अगर लेट्स सपोज ये 4 राइट साइड पे पड़ा होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करना होता है, राइट साइड पे आपने 0 बनाना होता है, ठीक है. मॉड ले लें, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर आप लाइन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर. तो न्यूमरेटर बनेगा आपका 2 + 4 इज 6 माइनस 9. मॉड अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय √13. सो 6 माइनस 9 इज़ -3. मॉड की वजह से +3 ओवर √13. So 3 over √13 is delta option. The common ratio of this series is, अच्छा कॉमन रेशो के लिए इट्स बेटर कि आप इसको नंबरों में कन्वर्ट कर लो. नंबर्स में इफ़ आई कन्वर्ट दीज नंबर्स तो क्या होगा? 0.1 होता है 1/10. 0.001 होता है 1/1000. 0. तो ये होगा 1/1 लाख. सो कॉमन रेशो के लिए आप क्या करोगे? 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/10, तो ये आएगा जी 1/100. सो 1/100 होता है 0.01. तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ओमेगा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके. इसके लिए भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. अब k हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं जी k1 है. कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी इंटीजर, इवन नेगेटिव भी. तो लेट्स सपोज मैं k1 लेता हूँ और मैं ए ऑप्शन को ट्राई करता हूँ. सो 3 ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा, ये तो नॉट पॉसिबल है. ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इज़ 1. बीटा ट्राई करते हैं. k1 हो तो 3 + 3 इज़ 6. सो ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा. दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. चार्ली चेक करते हैं. 3 + 2 5. सो ओमेगा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा, ये भी नॉट ट्रू है. डेल्टा चेक करते हैं. 3 + 4 विच इज़ 7. ओमेगा रेज़ टू पावर 7 इज़ एक्चुअली
अगर आप 3 पे डिवाइड करो तो ये बनता है 6, रिमाइंडर 1 बचता है, यस। सो ओमेगा रेज़ टू पावर 7 गिव्स यू ओमेगा। सो यस जी, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, 3k + 4। इवन अगर आप k को 2 भी रखो तो यही आंसर आएगा, 3 भी रखो यही आंसर आएगा, डेल्टा ही आपका सूटेबल ऑप्शन होएगा। इफ़ n इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि नॉन नेगेटिव ना हो, ठीक है, तो इट्स मीन को नेगेटिव है, ठीक है ना। नॉट नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, okay. Then number of terms in the then the number of terms in the expansions are, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब इसके अंदर n पॉजिटिव होता है ना तो तब आप कहते हो कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1। जब n होता है नेगेटिव तो फिर ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स देता है, जिस तरह कि आपने A2 के अंदर पढ़ा था। जो एक्सपेंशन आपने AS के अंदर पढ़ी है उसका फार्मूला अलग था, जो A2 के अंदर पढ़ी है उसका अलग था, उसका अंदर n नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। सो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इन्फिनिटी होंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब डेरिवेटिव के लिए इट्स बेटर कि आप क्या करो, x³ - x/x कर लो। x³ होता है x² - x/1, x/x होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x - 0, तो फाइनल आंसर इज़ 2x। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसके अंदर मैंने नस्ट का एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया था। ये है जी फुल लेंथ पेपर नंबर 2। तो कुछ 4-5 हमने और करने हैं, कुछ फास्ट के पेपर्स हैं, कुछ प्यास के भी हैं, कुछ कॉमसेट्स के भी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं 8-10 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स, वो मैंने सारे सॉल्व करके कुछ दिनों में अपलोड कर देने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं FLP नंबर 3 में। अल्लाह हाफ़िज़।